everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I am again here with a beautiful discussion regarding the sectors of the economy and I hope कि आपने मेरा पहला लेक्चर ज़रूर देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बातें की, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बातें की एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की बातें की। एंड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सभी कुछ मैंने आपको अच्छे से डिस्कशन किया है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट, आप पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें, आपको समझ अच्छे से आएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर्स अगेन फ्रॉम टुडे। तो आज हम बातें करेंगे कुछ और अच्छी बातें करेंगे। बट यस्टरडे जीडीपी के डाटा आए हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि मैंने डिस्कशन किया है और ये डाटा कल ही आया है एंड द कंडीशन इज़ अगेन वेरी पीटीएबल। काफ़ी दयनीय स्थिति है हमारे देश की। फर्स्ट क्वार्टर्स में माइनस में आया है जीडीपी, दैट इज़ 23% अराउंड। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन आवर लेक्चर्स टुडे ओनली ऑन आवर सिलेबस। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगेन द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इज़ वेरी पुअर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे हुए थे, प्राइमरी से शिफ्टिंग सेकेंडरी में कैसे, फिर टर्शियरी कैसे आया, और बाद में बातें करेंगे कुछ एम्प्लॉयमेंट की कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये सभी सेक्टर्स जो हैं हमारे देश के इकोनॉमी में कितना यूज़फुल है, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयमेंट का क्या कंडीशन है अलग अलग सेक्टर्स में, ये सभी बातें करेंगे। इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और उसके बाद बातें करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में। एंड इन द फाइनल टच आई विल टेल यू कि गवर्नमेंट्स जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो भी लोग काम करते हैं, बेसिकली कौन करते हैं, जो रूरल एरियाज़ में वो फार्मर्स जो वर्क कर रहे हैं वो सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं। तो वो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करे गवर्नमेंट ताकि उनका बचाव हो सके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ाने के लिए किस किस सेक्टर में सरकार को क्या क्या कदम लेनी चाहिए, वाट एवर द स्टेप्स गवर्नमेंट शुड टेक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी सभी बातें करूंगा। तो एक एक करके मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से केयरफुली सुनने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी में जो डाटा कम आया है उसके पीछे रीज़न है, मैंने आपको डिटेल्स में बताया नहीं था बट आपको मैं कुछ बताता हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उसमें टोटल 8 कोर सेक्टर्स आते हैं और आपको पता चलेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम मैं बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 8 कोर सेक्टर्स आर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो आप इन सभी सेक्टर्स को समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। जीडीपी के डाटा में एक ही सेक्टर अच्छा आया है, वो कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, इस बार अच्छा किया है। क्यों? इसका रीज़न वही है, लॉकडाउन। सभी लोग जो भी कमाने वाले हैं सब तो गांव पहुंच गए हैं, तो उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इसको छोड़ के जितने भी सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इलेक्ट्रिसिटी के, स्टील इंडस्ट्री के, कोल इंडस्ट्री के, ऑयल कंजम्पशंस के, नेचुरल गैस के, ये सब के सब बहुत ही लो आए हैं। केवल केमिकल इंडस्ट्रीज थोड़ा अच्छा किया है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि हमारे देश में बुरी कंडीशंस क्यों होती है, बिकॉज आवर मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर इज़ वेरी वीक। चाइना में आप देखो, इतने पेंडेमिक के बावजूद उन्होंने पॉजिटिव में 3.3 के अराउंड ग्रोथ किया है, बिकॉज उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है। दैट्स वाई टोल्ड यू। और गवर्नमेंट जो है अब इस पर काम करना शुरू की है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सभी कर रही है। तो लेट्स सी क्या होता है इन द फ्यूचर। तो आई विल टेल यू अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द डिफरेंट सेक्टर्स। तो स्टार्टिंग जब हुई थी तो प्राइमरी सेक्टर्स था, बेसिकली हमारे देश के पॉपुलेशंस का काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में डेवलपमेंट के आपको अच्छे वेराइटीज़ के, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड प्रोवाइड होने लगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद क्या होने लगा, आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुए, डेवलप्ड हुए। देयरफॉर पीपल स्टार्टिंग इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन द प्राइमरी सेक्टर्स। दैट्स द रीज़न कि हमारे देश में उस टाइम पे भी जो 50% से ज़्यादा आबादी थी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में जुड़े थे और आज इसीलिए उसको जो मेन बेस सेक्टर माना जाता है एग्रीकल्चर को, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वही इन्वॉल्व है। बट आपको मैं जब बताऊंगा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे मिनिमम है उस एग्रीकल्चरल सेक्टर का। आप सोचो, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड वहीं पर हैं, एम्प्लॉयड क्या बोलेंगे उसको, काम वही कर रहे हैं, बट मिनिमम जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है। और टर्शियरी सेक्टर
वो उनका कम लोग वहाँ है, लेकिन जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। मैं वो भी चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देन व्हाट हैपेंस कि जैसे जैसे ये प्राइमरी सेक्टर्स के बाद क्या होने लगे कि इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करके तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। ग्लोबलाइजेशन हुआ, इन सब की वजह से, कि डेवलपमेंट की वजह से लोग प्राइमरी से शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी होने के बाद जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप्ड हुआ, तो आपको मालूम है कि आप प्राइमरी, अब मैंने ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को कि प्राइमरी सेक्टर्स डेवलप्ड होगा, सेकेंडरी डेवलप्ड होगा, तो टर्सरी तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि वो जो भी अनाज है वहाँ से उनको उठा करके फैक्ट्री तक ले जाना है। फैक्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको मार्केट तक लेके आना है, और मार्केट में फिर उनको सेल भी करना है। उसके अलावा जो बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, ये सभी सेक्टर्स होने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी से हमारा जो ध्यान गया वो टर्शियरी की तरफ गया है। तो टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर्स बोलते हैं। दैट्स द शिफ्टिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, कि पहले प्राइमरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, बाद में वहाँ से शिफ्टिंग टर्शियरी सेकेंडरी में हुआ, सेकेंडरी से टर्शियरी में। बट दुखद बात यह है कि सेकेंडरी और टर्शियरी में जितना ज़्यादा ये डेवलप्ड हुआ है, उतने ज़्यादा इंप्लॉयमेंट वहाँ जनरेट नहीं हुए। जिस हिसाब से होने चाहिए थे उस हिसाब से इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। द रीज़न इज़ दैट कि जीडीपी में उनका तो बहुत बड़ा रोल है। टर्शियरी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है टू द गवर्नमेंट। प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चरल सेक्टर से आज भी बहुत ही पुअर कंडीशंस में है किसान लोग। अब के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे देना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा आपको कई सारी चीज़ें, उस पर ध्यान देना शुरू किया है। उन्होंने रूरल स्कीम्स कई सारे लाए हैं अभी। बट प्रॉब्लम यही है कि द एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर इज अ लार्ज, बट जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज वेरी लो। The tertiary sectors, I will tell you, this is the primary, secondary and tertiary sectors in India. This is the graph. You can see the GDP by primary, secondary and tertiary sectors. ये थोड़ा पुराना डाटा है। I will tell you the new लेटेस्ट डाटा आपको लास्ट में बताऊंगा। 73 74 का डाटा देखिए, 13 14 का डाटा देखिए। दे कैन आस्क यू कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्राफ। तो आप देख सकते हो जीडीपी इन करोड्स दे रखा है। आप देखो ये प्राइमरी सेक्टर्स ब्लू कलर में है, ऑरेंज कलर में सेकेंडरी को दिखाया है, और ग्रीन कलर, ग्रीन है जो भी है, उसको टर्शियरी में दिखाया है। तो प्राइमरी सेक्टर्स आप देखो कि स्टार्टिंग में क्या थे कि जीडीपी में रोल था इनका प्राइमरी का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी ही लोग काम करते थे, तो जीडीपी में इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। बाद में इससे कम था सेकेंडरी में, टर्शियरी में थोड़ा ज़्यादा था। बट शिफ्टिंग देखो आप चीज़ों का, 2013-14 आते आते प्राइमरी यहीं पर आ गया, और टर्शियरी देखो कितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करने लग गया। तो दैट्स द थिंग आई टोल्ड यू कि जीडीपी में द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज वेरी लेस, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी इज वेरी हाई। सर्विस सेक्टर से काफ़ी पैसे सरकार को आते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। जितने सारे सर्विस सेक्टर है, हेल्थ, एजुकेशन, शॉपकीपर्स जितने हैं, सबके सब सर्विस सेक्टर है। एक्चुअली हमारा देश ना भी सर्विस सेक्टर पे ही चल रहा है, आप अगर बातों को समझो तो हियर दे हैव रिटन दैट प्रोडक्शन इन ऑल दीज थ्री सेक्टर्स हैड इंक्रीज्ड, बट व्हाट हैपेंड, आई टोल्ड यू अगेन, ये सर्विस सेक्टर जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब के सब हैं बेसिक सर्विसेज। दैट्स वाई इनका डेवलपमेंट बहुत हुआ है। इनके डेवलपमेंट का पीछे का अगर आपको कारण पूछा जाए तो मैं आपको 3-4 बताता हूँ। वाई टर्शरी सेक्टर हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। द फर्स्ट रीजन इज दैट वन, कि इसमें से कई सारे ऐसे चीज़ें हैं। देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट वाई टर्शरी सेक्टर्स हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। तो आपको रीजन मैं बताता जाता हूँ एक एक करके। द फर्स्ट रीजन इज दैट most of the service sectors are very basic in nature. They are the basic services: post, telegraph services, police station, court, bank, insurance companies, etc. These are the basic services जिसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है. That's why this tertiary sector has been developed a lot. Secondly, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप होगा वैसे वैसे टर्शियरी की डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली है ना, मैं आपको बताया ना कि ट्रांसपोर्टेशन, उनके खेतों से उठा करके इंडस्ट्री में लेके जाना, इंडस्ट्री से उठा करके मार्केट में लेके जाना। दैट्स वाई दीज सेक्टर्स हैव डेवलप्ड अ लॉट। थर्ड थिंग, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हुआ, लोगों के पास चटोरे बन गए लोग।
चटोरे बन गए, उनको शॉपिंग चाहिए, उनको टूरिज्म चाहिए, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाना, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गए। तो डेट्स वाई दिस टर्शियरी सेक्टर्स वेरी मच वो डेवलप्ड हुआ है। तीन कारण आपको पता चल गया ना। फर्स्ट रीजन वाज, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन, कि वो बेसिक सर्विसेज है। सेकेंड रीजन इज दैट जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ है, उनको हेल्प करने के लिए, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट दीज सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। तो जैसे जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सब सेक्टर्स डेवलप्ड हुआ, वैसे वैसे टर्सरी डेवलप्ड हुआ है। द थर्ड थिंग, लोगों के पास पैसा आ गया, लोग चटोरे हो गए, उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, बाहर घूमना पसंद आ गया, शॉपिंग करना पसंद है, उनको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेके आ रहे, अच्छे अच्छे लैंग्वेज को सीखना नए नए पसंद हो गया। तो ये सर्विस सेक्टर है। तो दीज आर द थ्री रीजन्स। फोर्थ रीजन इज दैट over the past decade or so, certain new service such as based on information and communication technology have become important in essentials। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा आईटी हब बन चुका, हैदराबाद में आईटी हब है, गुड़गांव में आईटी हब है, दिल्ली के अंदर जो एनसीआर रीजन है वहाँ पर आईटी हब है, बीपीओज केपीओज, ये इतने आउटसोर्सिंग वगैरह की ज़रूरत हो गई है। हर चीज़ में अब आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनकी इतनी ज़रूरत हो गई है कि ये सर्विस सेक्टर एट अ पीक डिमांड है। जितने कंपनीज आप देखते हो आजकल, देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ है। आप मार्केट जब अगर आप पढ़ोगे, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सभी इतने डेवलप्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज सर्विस सेक्टर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये काफ़ी ज़्यादा बूम में है आज के टाइम पे। एंड द रीज़न इज दैट इज़ द रीज़न कि जीडीपी में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहीं से रेवेन्यू मोर जनरेट होता है। दैट्स वाई आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well। कुछ चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड सर्विस नंबर ऑफ सर्विसेज दैट इम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। हाँ, एक चीज़ है कि प्राइमरी में तो चलो आप थोड़ा अनपढ़ भी हो तो आप खेतों में काम कर लोगे। आप मजदूर वगैरह जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनके लिए क्या है, बीटेक एमटेक की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, मामूली सामान उठा के यहाँ से वहाँ ले जाने की ज़रूरत होती है। कुछ कुछ पोस्ट पर, बड़े बड़े पोस्ट पर तो आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए ही, बट सर्विस सेक्टर में थोड़े ये चीज़ें हैं। जो भी आईटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पर आप देखते होगे ना, उनके लिए डिमांड होती है कि आपको जावा, पाइथन, क्या क्या कौन कौन से लैंग्वेज सभी आपको आना चाहिए। तो आपको सी प्लस प्लस ये सभी, तो आप टेक्निकली थोड़े साउंड होने चाहिए सर्विस सेक्टर में वर्क करने के लिए। और ये वाइट कॉलर जॉब भी है, ऑफिस में बैठ के काम करने का जॉब है। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि अब इनका शेयर जो है, आपको मैंने आपको बताया कि इनका शेयर जो टर्शियरी सेक्टर्स का है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अभी क्या है, रेवेन्यू जनरेशन वहीं से ज़्यादा हो रहे हैं। एग्रीकल्चर पे तो हमारा देखो आप क्या रीजन, आप देखो कितना डाउन हो गया है जीडीपी में। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से रेवेन्यू जनरेशन है ही नहीं। रीज़न है गवर्नमेंट, वो किसानों के ऊपर वर्क ही नहीं कर रही थी, वो छोड़ रखी थी। उनको सर्विस सेक्टर से ज़्यादा पैसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो वहीं पर ध्यान देगी। इसी वजह से क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतने रूल्स रेगुलेशंस, आपको लैंड एक्विजिशंस के लिए प्रॉब्लम्स, आपको हर कंपनीज के पीछे इतने सारे कंपनी एक्ट, आपके लेबर एक्ट इतने सारे लगा के रखे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। बट ये टर्सरी सेक्टर के आराम से वर्क करो निकलो, ऐसा सेक्टर है ये। तो इसीलिए इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और गवर्नमेंट भी इसी पे वर्क की है। बट अब चीज़ें बदल रही है, आपको प्राइमरी सेक्टर्स पे, सेकेंडरी सेक्टर्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ही देश का विकास होगा, वरना ऐसा ही रिजल्ट आता रहेगा। आप देखो जीडीपी, ये फर्स्ट क्वार्टर है, पूरे ईयर में 1920 में आई विल टेल यू, जीडीपी का जो डाटा था लास्ट ईयर का 18-19 का, वो अराउंड 5% था। अब देखो वो -26 में, अभी अगर फर्स्ट क्वार्टर्स में है तो मिनिमम -10 तक तो आएगा डाटा। आप सोचो, और ये डिक्रीजिंग ही हो रहा है पीछे से। 8% था 16 में, बाद में 7% आया, बाद में 6 हुआ, बाद में 5 हुआ, और अभी के टाइम पे तो कितना होगा भगवान जाने। तो द रीजन इज डैट आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 8 कोर इंडस्ट्रीज में वर्क करना ही पड़ेगा, आपको किसानों के लिए वर्क करना ही पड़ेगा। वो सभी चीज़ें मैं आगे बातें करूंगा, आपको समझ आएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट्स। आप ये देखो कि इन सेक्टर्स में, यही मैंने आपको बताया था कि रिवर्स है कंडीशंस। हम दोनों को मैं सामने रख के ग्राफ देखो आप, कि उस टाइम पर आप देखो कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इतना है, और एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, लोग इन्वॉल्वमेंट। आप देखो 74% लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे इतना, अराउंड 35 to 36% है। वो चीज़ें समझने की कोशिश करो। 74% लोग इन्वॉल्व हैं, तो अराउंड 37-38 के अराउंड वो रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब वो घट चुके हैं, 49 पे आ चुके हैं, और रेवेन्यू जनरेशन्स तो
बिल्कुल 10 अभी के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ डाटा, अराउंड 14 to 15% जीडीपी में इनका रोल है। बट अभी भी 49% आबादी इन्वॉल्व है उसमें। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि जितने की ज़रूरत नहीं है उतने खेत में लोग लगे हुए हैं, जिसको कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आई विल टेल यू रिगार्डिंग दिस। द रीज़न इज़ कि 49% आज के टाइम ही लोग खेती कर रहे हैं, बट रेवेन्यू जनरेशन अराउंड, मैं आपको लेटेस्ट डाटा बताता हूँ, डेट इज़ अराउंड 15% ओनली। एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट इज अराउंड, लेटेस्ट डाटा है 42.39%। आई विल मेक अ टेबल एंड आई विल टेल यू। अब सर्विस सेक्टर का देखो, 27% लोग इन्वॉल्व हैं, बट अराउंड आज के करेंट डाटा मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 55%, इसमें तो ज़्यादा ही है कुछ, 60% के अराउंड रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आबादी बस 27% है। लोग कम पैसा ज़्यादा है, ऐसा सेक्टर है सर्विस सेक्टर। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है, लोग ज़्यादा पैसा कम, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक तो है, और दूसरा हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, किसानों को जितना आपको मिलना चाहिए पैसा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो नहीं मिलता है। कई सारे प्रॉब्लम्स है, आई विल टेल वन बाय वन। तो दिस इज़ द कंपेरिजन। मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ लेटेस्ट में। टोटल मैं आपको जीडीपी में परसेंटेज बताता हूँ एंड एम्प्लॉयमेंटी बताता हूँ मैं, एम्प्लॉयमेंट कितना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यू कैन नोट डाउन इट, ये लेटेस्ट डाटा है आपको। प्राइमरी सेक्टर में लोग जो इन्वॉल्व हैं अभी, एम्प्लॉयमेंटी मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज अराउंड 42%। सेकेंडरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व है अराउंड 25%, लेटेस्ट है ये। एंड टर्शियरी में लोग इन्वॉल्व है 32% के अराउंड। क्लियर है? 42%, 25% एंड 32%। बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आप देखो कितना है इनका, ये 42% इन्वॉल्व है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनका है 15.8% ओनली। इतने लोग इन्वॉल्व है जनरेशन में, जीडीपी में इतना ही रोल है। ये 25% इन्वॉल्व है और जीडीपी में इसका 29% है। वही मैंने आपको बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग की तो बहुत ही बुरे कंडीशन से लोग भी इन्वॉल्व हैं और रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होते हैं। थर्ड इज 32% एंड रेवेन्यू जनरेशन इज 54%। इसका मतलब ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है थोड़ा, और थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन अभी अच्छा होना इम्प्रूव हुआ है। टर्शियरी सेक्टर्स में लोगों ने कम काम करना शुरू किया है और जीडीपी में भी थोड़ा कम रोल है, बट फिर भी बहुत 50% से ऊपर आपको टर्शियरी से ही मिलता है, और लोग इन्वॉल्व हैं ओनली 30%। और इसमें ऑलमोस्ट 40% आबादी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, लेकिन जनरेशन कितना है, अराउंड 15% ओनली। तो दिस इज़ द लेटेस्ट डाटा, यू कैन नोट डाउन इट। तो ये चीज़ें हैं, हमारे देश की कंडीशन है। अब मैं बातें करूंगा कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की और एम्प्लॉयमेंट की। ये जो चीज़ें आपने देखी कि प्राइमरी सेक्टर्स में द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज मोर बट द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, आई थिंक दैट आपको चीज़ें समझ आ रही होगी सभी। मैं आपको एक तरफ से काफ़ी स्मूथली बता रहा हूँ, बट स्टिल इफ़ यू गेट एनी टाइप ऑफ ट्रेवल यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शंस, आई विल एक्सप्लेन इट। मैं आपको दोबारा एक वीडियो होगा तो इसके ऊपर अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। नो द थिंग इज डैट आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर्स में लोग ज़्यादा हैं बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, टर्शियरी सेक्टर में लोग कम है बट जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्राइमरी सेक्टर के पीछे रीज़न क्या है? वो अंडर एम्प्लॉयड, इसको मैं बोल सकता हूँ, वो अंडर एम्प्लॉयड है कि जितने लोग वहाँ पर, उनके प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप कोई एक खेत है, वहाँ पर क्या होता है कि उस किसी भी परिवार में 5 लोग हैं तो एक लोग अगर जो वहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, अब सबके सब बेटा पोता सभी अगर वही खेत में लग जाएंगे तो एक लोग जितना वहाँ से फसल उगा सकते हैं जितने लैंड में, उतना ही उगने वाला है, उसमें कुछ ज़्यादा कम नहीं उगने वाला है। बट वो 5 के 5 लोग वहीं इन्वॉल्व हो गए हैं, तो डैट इज़ द प्रॉब्लम। तो आपके सिलेबस में आपको दो तरह के, मैं इसको अनएम्प्लॉयमेंट में ही रख रहा हूँ क्योंकि वो एम्प्लॉयड तो काम तो करे लेकिन अनएम्प्लॉयड जैसा ही। इसके अनएम्प्लॉयमेंट के देर आर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल, सिलिंड्रिकल, बहुत सारे टाइप्स हैं। लीव इट। आपके सिलेबस में एंड क्वेश्चन कैन बी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली 2 टाइप्स के पढ़ने हैं आपको, वन इज ओपन एंड सेकेंड इज डिस्गाइज्ड, करेक्ट ना? वन इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या डिफरेंस है जी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, आपको क्वेश्चन आ जाए तो द क्लियर आंसर इज द नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज विल बी लेसर देन द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, देन दोज सिचुएशंस नॉन एज अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पर जितने वैकेंसीज हैं उसके नंबर्स कम हो और जॉब सीकर्स के नंबर ज़्यादा हो, जो कि हमारे देश का हाल है। कि आपको पता है ना, यूपी में एक बहुत ही लो ग्रेड के, डी ग्रेड के पोस्ट के लिए पीएचडी वाले ने भी एप्लीकेशन डाला था। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आवर इंडिया, बहुत ही बुरी स्थिति है।
जीडीपी का हाल बेकार है, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा हो रखा है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू मस्ट नीड टू डू समथिंग अगर आप इम्प्रूव करना है देश को। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली देर इज टू टाइम्स, वन इज ओपन, सेकेंड इज डिस्गाइज्ड। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ओपन मीन्स खुला, खुला का मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि उसको जॉब नहीं है, घर बैठा हुआ है बंदा। कोई एक लड़का है या लड़की है, वो क्या है, घर बैठा है या बैठी हुई है, जिसको कि कहीं से भी कोई जॉब नहीं है, बैठारी में है पूरे घर में, जैसे कि अभी स्कूल के बच्चे घर में बैठे हुए हैं बैठारी में। तो वो दैट कंडीशन इज नॉन एज ओपन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर it is visible that no job is to that person and he is unable to earn his livelihood, or it will affect production of goods and services। अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो इट विल अफेक्ट आवर प्रोडक्शन, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयड होते हैं तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा आता। तो दिस इज ओपन type of unemployment। You can write 3 points। First of all, there is no job and unable to earn his livelihood। Second, it is a visible type of unemployment। And third is it can affect production of goods and services in our country। And second is disguised unemployment। यहाँ देखो काफ़ी अच्छा, this kind of unemployment is hidden। जैसे वो ओपन था कि हाँ इनको जॉब नहीं है, वो हिडन है। जैसे कि हमारे मोस्टली दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अकरिंग इन आवर प्राइमरी सेक्टर्स, खेतों में। is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment, it is called disguise। disguise means होता है छुपा हुआ। खेतों में एक लोगों, उससे क्या होगा कि सरप्लस लेबर्स की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी सब लोग वहीं पर जुड़े हुए हैं, वो अंडर एम्प्लॉयड है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको दिखेगा कि हाँ सबके सब खेतों पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट रियलिटी क्या, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पर। तो इट इज़ अ हिडन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच इट सीम्स कि वो काम पे लगा हुआ है बंदा, लेकिन एक्चुअल काम नहीं हो रहा है। एंड इट विल नो एनी इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खेतों में एक लोग मिलके जितना फसल उगा पाएंगे, उनको जितनी लिमिट है वो 5 लोग भी मिलके वही करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती लगे हुए रहते हैं वहाँ पर। 1 घंटा काम किया, घर आ गए, खाना वाना खाया, सोया, फिर से नेक्स्ट डे गया, फिर से 1 घंटा वर्क किया, फिर से आया, खाया पिया। तो जो उनकी कैपेसिटी है उससे काफ़ी अंडर वो वर्क भी करते हैं, और उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दिखता नहीं है, इट्स अ हिडन बट इट्स देयर। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। I think it's clear। They can ask you a difference। You can write disguised unemployment means it is a hidden type, surplus laborers is and there is no more productions, it cannot affect our products and of goods and services, और ये हिडन टाइप का है, ओपन टाइप का मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। झूठ मूठ का वो वहाँ पर लगे हुए रहते हैं और बाद में पता चलता है उनका कुछ फ़ायदा है नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में बेसिकली ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि प्रॉपर एक रूल्स रेगुलेशंस में बंधे हुए नहीं होते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट्स के जो एक्ट होते हैं, फैक्ट्री एक्ट, लेबर्स एक्ट, वो सभी नहीं लगते हैं। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट। तो जो टॉपिक है आपका हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग होते हैं, एग्जाम्पल रूरल सेक्टर्स में अनऑर्गेनाइज कौन से लोग होंगे आप बताओ? फार्मर्स, जो वहाँ पर किसान जो होते हैं, जो खेतों में वर्क कर रहे हैं, दोज आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार जो कदम उठा सकती है वो चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया यहाँ पर। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट हो सकता है, उन चीज़ों को भी डिस्कस किया है। तो बोथ द थिंग्स आई विल कलेक्टिवली डिस्कस। आपको समझ आ जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो किसान है उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, और साथ में एम्प्लॉयमेंट को और कैसे जनरेट किया जाए ताकि देश का विकास हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट। तो इन दोनों की बातें कर लेते हैं, बाद में हम लोग मोटा मोटी जो मेन हमारा पॉइंट से मुद्दे पे आएंगे। तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स देर इज अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, like we have factory act, minimum wages act, payment of gratuity act, shops and establishment act। तो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है जिसमें कि प्रॉपर प्रोसीजर्स रूल्स फॉलो होते हैं। अगर आपने दिन से ज़्यादा ओवर टाइम किया है तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। आपके लिए प्रॉपर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी होगा जिसको कि कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उनको पीएफ वगैरह आपका कट करना पड़ेगा। तो दीज आर द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अगर आपने ओवर टाइम वर्क किया तो आपको पैसे भी देंगे।
बट इंडिया में 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, क्योंकि एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोगों का जॉब खत्म होता है, उनको निकाल दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये चलते ही रहते हैं। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स विल इंक्लूड प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। आप ना प्राइवेट को अलग मत कर दो। आपको ऑर्गेनाइज का नाम सुनते ही सिर्फ सरकारी नौकरी समझ में आती होगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट जो जॉब्स में जैसे कि रिलायंस की है, टिस्को की है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, कैप जेमनी है, ये सभी जो आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं, दोज ऑल आर द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करो। आपको ऑर्गेनाइज का मतलब सिर्फ पब्लिक समझ में आता है, गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज मीन्स जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट से ज़्यादा रूल्स वहाँ फॉलो होते हैं, अच्छे प्रॉपरली एक प्रॉपर तरीके से होते हैं। तो डेट्स वाई आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज मीन्स जो किसान वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखे होंगे मजदूर लोग जो कि मार्केट में खड़े होते हैं डेली काम करने के लिए, उनको काम मिल गया तो डेली का वेजेस मिलेगा, नहीं काम किया तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो शॉपकीपर्स होते हैं, जिनको आपको पता है मार्केट में जितने तरह के वर्कर्स होते हैं, सब के सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। ऑलमोस्ट 90% थिंग्स आर गोइंग ऑन विथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ओनली। बट द प्रॉब्लम इज दैट उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, दिस इज ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि जीडीपी में वही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर्स में काम करते कुछ तो ऑर्गेनाइज हो गए, कुछ लोग लेबर मिस्त्री जो देखे होंगे कि आप नॉर्मल घर वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शंस के काम में होते हैं, सब के सब अनऑर्गेनाइज्ड हैं। उनको कोई भी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो होता है। जब मर्जी हो, जैसे गैराज वगैरह में काम करते हैं, जब मर्जी हो बुलाया, जब मर्जी हो जो करते हैं उनके साथ। तो देर इज अ नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दोज सेक्टर्स ऑल्सो। तो वी विल टॉक अबाउट इट। आई हैव टोल्ड यू कि पहले हम लोग किसानों की बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है देश की जीडीपी के लिए और देश के विकास करने के लिए। एंड थर्ड इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। दिस इज द हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दोज आई विल टेल यू देयर ओनली। आपको सबको मिक्स करके बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। First of all, on the basis of ownership, we have public sector, we have private sectors. I have already told the definitions. Public sector means government will own most of the assets and provides all the services. Private sector means जितने भी उसके ownership of assets and deliveries of service will be in the hands of private sectors. बट कई सारे ऐसे चीज़ है जो कि प्राइवेट वालों की बस की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। क्योंकि वॉक करने के लिए, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस है, कंस्ट्रक्शंस का काम है, ये सभी चीज़ें जो है कई सारे, जैसे कि सैनिटेशन वर्क कराना, आपको वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ देना, सभी जगह बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो तो टैक्स के थ्रू सभी पैसे ले लेती है, रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, जीएसटी के थ्रू या प्रोफेशनल टैक्स के थ्रू या जो हमारे मिनिमम इनकम टैक्स के थ्रू। बट प्राइवेट वाले ऐसे पैसे नहीं ले सकते ना सब लोगों से कि मुझे 10-10 रुपये का चंदा दे दो, आपके लिए ये बनाऊंगा। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर को उनको पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के पार्टनरशिप्स। डेट्स वाई द ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ। पहले पब्लिक सेक्टर था, बाद में प्राइवेट का ट्रेंड आया, अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। क्योंकि पता है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में काम काफ़ी अच्छे से होगा। बट द थिंग इज दैट पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो जो हमारे देश की आबादी है वो ज़्यादातर गरीब है, तो गरीब आबादी के लिए वर्क भी अच्छे से करना है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा है और प्राइवेट लोगों के पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक मैनेजमेंट है। तो दोनों आपस में मिल करके, गवर्नमेंट का पैसा भी लगा रहेगा, उनका भी पैसा होगा, वो मैनेजमेंट करके चीज़ों को अच्छे से चला सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा है उसमें। मैंने आपको बताया कि जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है, जितने हॉस्पिटल्स में वर्क करना होता है, एडुकेशन में खर्च करना होता है, उनको क्या होता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ दे हैव टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड एट सब्सिडाइज रेट। उनको खाना देना होता है, जितने भी आप देखते होंगे 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, कितने सारे स्कीम्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स होते हैं, सब के सब सब्सिडाइज्ड होते हैं, सब में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ लॉट। चाहे तो पब्लिक सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए या प्राइवेट सेक्टर्स को भी फंडिंग करने के लिए। अगर चाहे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, आपको पता है कि वो तो क्या करेगी, जैसे कि किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या करती है गवर्नमेंट, पैसे में किसानों को दे के फसल अनाज लेती है, बाद में उसको वो पीडीएस स्कीम में कम दाम पर बेचती है। तो वो कहाँ से आने वाला है, वो सब्सिडाइज रेट पे बेचती है। तो उसके जो पैसे होते हैं डिफरेंस उनका, वो कौन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को देना होता है। डेट्स वाई द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि गवर्नमेंट का काफ़ी रोल है, चाहे तो वो प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, चाहे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी, चाहे तो डेवलपमेंट के काम करने में भी, चाहे तो हॉस्पिटल्स खोलना, एडुकेशन के ऊपर खर्च करना, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, ये सभी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ लॉट।
तो दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10-12 सेंटेंसेज आएंगे, वो आपके बिल्कुल दिमाग को हिला के रख देंगे। द थिंग इज दैट how to create employment and how to protect the farmers और द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो एक एक करके समझने की कोशिश करें, पॉइंट वाइज मैं आपको क्लियर करता हूँ। देर इज ऑल्सो मैचिंग, आपके क्वेश्चंस में मैंने देखा है, तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा वो मैच करने का कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है फॉर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसानों की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स की बातें करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर्स के लिए या किसानों के हित के लिए क्या क्या कर सकती है, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और उनका प्रोटेक्शन भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन एग्जांपल कि देयर इज अनइरिगेटेड लैंड, देयर इज ऑल्सो मैच आपका है करने का। अनइरिगेटेड लैंड है, काफ़ी ज़्यादा लैंड है बट वहाँ पर अनइरिगेशन की समस्या है, पानी की समस्या है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी इन क्रिएटिंग डैम्स एंड कैनाल्स टू इरीगेट फॉर अनइरीगेटेड लैंड एंड दिस विल गिव्स एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। चाहे बहुत बड़ा अगर लैंड, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अगर है, वहाँ पर अगर आपने प्रॉपर इरीगेशन के लिए आपने पैसे थोड़े खर्च करके आपने डैम्स बनवा दिया है, कैनाल्स प्रोवाइड करा दिया है, तो इट विल ऑल्सो गिव एम्प्लॉयमेंट टू मेनी वर्कर्स। उस पूरे लैंड के अंदर बहुत सारे किसान वर्क कर सकते हैं, कई सारे वो फसल उपजा सकते हैं। उसके अंदर सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग, सबके काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पर एम्प्लॉयड हो सकते हैं और उसके अलावा उनका काम भी काफ़ी आसान होगा क्योंकि आपने उनको इरीगेशन के लिए प्रॉपर कैनाल एंड डैम्स का अरेंजमेंट किया है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। नो अगेन सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस। अब क्या होता है कि फार्मर्स हैव ने क्या क्या फसलों को उपजाया, बाद में उसका हार्वेस्टिंग होती है, वो कट करते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि कट करने के इमीडिएट बाद ही उनको बेचना पड़ता है, या तो वो क्या करते हैं, जो उनके कंपनी जो मिझौले होते, बीट के मीडिएटर होते, उनको बेचते थे वो, तो वो एक तो उनको प्रॉपर रेट्स नहीं मिलता था, दूसरा तुरंत ही उनको बेचना पड़ता था। द रीजन इज क्या, देयर इज वेरी लैकिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। अगर गवर्नमेंट क्या करे, एक प्रॉपर गांव के अंदर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, तो उससे क्या फायदा होगा, कोल्ड स्टोरेज बना दे बहुत सारे, तो फार्मर्स कैन सेल दोज क्रॉप्स एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन द रेट विल बी हायर। उसके अलावा क्या कर सकती है गवर्नमेंट कि अगर उनको थोड़े कम दाम मिल रहे हैं ड्यू टू दिस मीडिएटर, गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको खरीदे किसानों से एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो कि आपको पता है शुगर का इंडस्ट्रीज के लिए अभी आज का ही न्यूज़ है कि एमएसपी रेट्स बढ़ने वाले हैं, जो शायद कल और परसों आपके आ जाएगा न्यूज़पेपर में, दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग फॉर द शुगर इंडस्ट्रीज। तो अब ये किसान जो है, जो कि उनको लो रेट्स पे मीडिएटर को बेचना पड़ता था, या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में या स्टोरेज फैसिलिटीज़ के अभाव में, व्हाट दे नीड टू डू कि उनको हार्वेस्ट करके इमीडिएट बेचना पड़ता था। अब वो चीज़ें अगर किसान काम, अगर गवर्नमेंट वर्क करे कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे और स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो इससे प्राइमरी सेक्टर का उद्धार तो होगा ही, साथ में टर्शियरी सेक्टर का भी उद्धार हो जाएगा। द रीजन इज दैट if proper road will be there in the rural areas, proper transportation will be there, then it will also boom our tertiary sectors। तो आपको दो पॉइंट समझ आ गया कि हाउ व्हाट गवर्नमेंट कैन डू टू प्रोटेक्ट आवर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स फार्मर्स एंड व्हाट दे कैन डू फॉर द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। तो जो रूरल के रोड्स हैं उनको अच्छा बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड फैसिलिटी करवाओ, स्टोरेज फैसिलिटीज़ दो। इससे क्या होगा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज़ होंगे तो उसकी देखभाली करने के लिए लोग आएंगे, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। रोड्स बनेंगे वहाँ पर प्रॉपर, तो देयर विल बी कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड मोर पर्सन विल बी एम्प्लॉयमेंट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये दोनों टॉपिक मिक्स है, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रोटेक्शन एंड हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, दोनों एक ही जैसा चीज़ें हैं कि आप जैसे उनको प्रोटेक्ट करोगे, इसके अलावा उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। नो अगेन थिंग इज, क्या जो फार्मर्स होते हैं ना, वो थोड़े उनके पास पूंजी नहीं होती है। तो अगर आपको पता है जब से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट वो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उनको प्रॉपर सिंचाई चाहिए, इरिगेशन चाहिए होता है, उनके रेट्स हाई होते हैं। तो ये सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के खरीदने के लिए उनके पास पैसे कम होते हैं।
तो उसके वजह से वो क्या करेंगे, जो वहाँ के मीडिएटर होते हैं या लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं उनसे उनको लोन लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी हाई रेट में उनको लोन देते हैं। तो इट्स अ बर्डन ऑन दोज फार्मर्स। तो व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, दे कैन प्रोवाइड लोन फ्रॉम अ लोकल बैंक्स एट अ वेरी चीप रेट्स फॉर दीज सीड्स फर्टिलाइजर्स, इनके खरीद करने के लिए। तो अब देखो, आपको जब मनी एंड क्रेडिट्स पढ़ाऊंगा तो भी ये चीज़, और तो ये रूरल सेक्टर्स में गवर्नमेंट कैन डू दीज थिंग्स, जिससे उनका काफ़ी विकास होगा, प्राइमरी सेक्टर्स का भी विकास होगा, टर्शियरी सेक्टर का भी विकास होगा। नो इन सेमी रूरल एरियाज व्हाट दे कैन डू, मेनी फार्मर्स, उनको क्या है, अरहर दाल जैसे उनको प्रोड्यूस करना उनको पसंद है, तो उसके लिए आप दाल मिल्स वगैरह आप उनको प्रोक्यूर करा के वहाँ पर कर दो, ताकि जो फ्री टाइम में मिलता है वो वहीं पर जाकर अपने प्रॉपर प्रोडक्शन करके उनको उपजा करके वो बेच सके डायरेक्टली, उनको ज़्यादा ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट एरिया इज देयर, यू कैन ऑल्सो क्रिएट हनी कलेक्शन सेंटर, वहाँ पर हनी के लिए, आपको पता है ना, मधु, हनी बी का जो कलेक्शन सेंटर है, हनी कलेक्शन सेंटर के लिए आप सेंटर बना दो फॉरेस्ट एरिया के करीब में, ताकि जो किसान होते हैं वो हनी बी से हनी निकाल करके उस सेंटर में बेचा करें, उनको प्रॉपर रेट भी मिलेगा और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जो उस सेंटर को चलाने के लिए जो वहाँ पर लोग एम्प्लॉयड होंगे। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। इसके अलावा आपको पता है कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इज़ अ लॉट, चाइल्ड लेबर्स बहुत ज़्यादा हमारे देश की प्रॉब्लम्स है। तो आप उन बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करो, स्कूल भेजोगे तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू गिव, यू हैव टू बिल्ड अ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स। नीति आयोग, जो कि पहले प्लानिंग कमीशंस था, उनको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। दिस इज आउट ऑफ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर्स में 20 lakhs जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। आप सोचो, अगर हमारे गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में प्रॉपर, इफ दे केयर अबाउट इट, दे कैन क्रिएट 20 lakh जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट दे कैन प्रोवाइड्स, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करके। तो ये सभी चीज़ों पे मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर्स पे आप रूरल एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में हेल्थ सेंटर पे काम करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, वहाँ पर नर्सेज आएगी, डॉक्टर्स एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डेवलप्स होगा। इसके अलावा हमारे देश के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा टूरिज्म के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस आर देयर, झरना है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, फॉरेस्ट है, आप उनको टूरिज्म सेंटर में बदलो ना। इन टूरिज्म सेंटर 35 lakhs पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, बट गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क ऑन इट। उनको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि एजुकेशन सेक्टर्स में कैसे कैसे डेवलप किया जाए, हेल्थ सेक्टर्स में कैसे वर्क किया जाए, आपको टूरिस्ट सेक्टर में कैसे वर्क किया जाए। तो एक लॉन्ग टर्म में ये होगा, एक लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग सेक्टर्स वाइज, प्राइमरी सेक्टर्स के लिए क्या करना है, इन द सेकेंडरी सेक्टर व्हाट यू नीड टू डू, इन द टर्शियरी सेक्टर व्हाट यू नीड टू डू, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नो, बट दिस इज द लॉन्ग टर्म, बट इमीडिएटली गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट काम भी कर रही है। अंडर राइट टू वर्क 625 डिस्ट्रिक्ट्स में मनरेगा, मनरेगा इसको बोलते हैं, MG नरेगा, पहले ये नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी जी आप आगे में जुड़ गए। 2005 एक्ट में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये गारंटी एक्ट है, मनरेगा स्टार्ट किया गया, इन विच व्हाट इज द थिंग कि 100 डेज के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपको अभी तो मैंने देखा भी, वेबसाइट वगैरह इसका चेक किया था, आपको प्रॉपर हर गांव के अंदर, एवरी विलेज में, ताल्लुक वाइज सभी लोगों के नाम जो भी आप रजिस्टर्ड कराओगे कि आपने कितने दिन वर्क किया, आपको कितने पैसे मिले, तो ये सभी चीज़ काफ़ी प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम्स आ चुका, मैंने देखा है मनरेगा में। कि ये मनरेगा सिस्टम क्या है कि आपको 100 डेज के लिए गारंटी एक्ट है, ये आपको वर्क प्रोवाइड कराएगी सरकार। अगर आपको वर्क नहीं प्रोवाइड करा पाई तो वो क्या कराएगी, आपको पैसे देगी, चिंता करने की बात नहीं है, आपको 100 डेज के पैसे मिलेंगे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकी तो। किस किस तरह के वर्क होते हैं रूरल एरियाज में, लाइक प्लांटेशन वर्क विल बी देयर, कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी देयर, इरिगेशन वर्क विल बी देयर, जो भी चीज़ें मैंने पीछे बातें की है, देयर विल बी कैनाल, देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांटेशन वर्क। तो इन सभी वर्क में उनको इन्वॉल्व कराती है, और ये काफ़ी ज़्यादा, ये लॉकडाउन में आपको मनरेगा के थ्रू काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि द पर डे उनका रेट जो है, प्राइस जो है वो भी बढ़ा दिया गया। इट वाज 182 रुपीज़ पर डे उनको दिया जाता था। इट विल डिपेंड्स अपॉन लोकेशन टू लोकेशन, इट इज़ नॉट 202 रुपीज़ पर डे, इट हैज़ इंक्रीज्ड।
तो मनरेगा के अंदर ये भी चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि आप जितने सारे वर्क जो लॉन्ग टर्म में करोगे, आप मनरेगा के तहत आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो रूरल एरियाज़ में। और सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही ध्यान देना नहीं पड़ेगा आपको, जो कंडीशंस हैं अब तो अर्बन एरिया का कंडीशंस भी वही हो चुका, वैसा ही हो गया, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये स्कीम ना आपको अर्बन एरियाज़ में भी लाना पड़ेगा, तभी जाकर कल्याण हो पाएगा देश का। तो आई थिंक दैट आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा। आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रोटेक्शंस के लिए क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द वर्कर्स विल बी एसटी, एससी एंड एसटी, जो भी लोअर कास्ट होते हैं उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी सहना पड़ता है। वो जहाँ पे वर्क करते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ टू बी ऑल्सो प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है प्रॉपर लॉ के थ्रू, उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना करे। इसके अलावा जितने भी मैंने बातें की है, किसानों के लिए क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट, रूरल एरियाज़ में क्या क्या कर सकती है, सेमी रूरल एरियाज़ में क्या क्या कर सकती है, अर्बन एरियाज़ में क्या क्या कर सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाओ, आईटी फर्म लगाओ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ लगाओ ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे जगह पर जहाँ पर कि स्टेट वाइज आप अलग अलग प्लानिंग करो कि कौन से स्टेट में ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ कम है, वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज़ लगाओ ताकि वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो। तो ये सभी बातें हैं जो कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इससे क्लियर हो जाता है आपको। आई थिंक दैट एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। You have to understand about different sectors of economy, what are the different types of division, what is the role in the GDP, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी कैसी है, बाद में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, बाद में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट things government can do for the protection of unorganized sector, what government can do to generate more employment. So this is all about the sectors of the economy. With this, your this chapter of economy is clear. Your two chapters have been finished. The first chapter was development, in which we have talked कि इनकम ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरत होती है। और इस चैप्टर में तो कम्प्लीटली हमने इनकम की बातें की। तो विथ दिस टू चैप्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड। यू प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर। ये थोड़ा लेंदी है बट आप इनको पार्ट में देखो, लेकिन ज़रूर देखो, आपको कई चीज़ें समझ आएगी। और बाद में यू गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक्स, यू ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। इफ़ एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट यू गेट, kindly write in my comment sections. I will try to solve your problems. That's all for today. Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.